हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा कैपेसिटर का लेक्चर वन होने वाला है जेई एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एयरोडॉप के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर कैपेसिटर। हेडिंग डाल सकते हो तुम लोग, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली अगर तुमने अभी अपने ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लिखोगे तो एक तो पार्ट होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, ठीक है। और दूसरा जो तुम्हारा सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं, जो आगे तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़ोगे तो उसमें तो तुम्हारा रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से तुमने क्लास 10th में भी देखा होगा। उसके अलावा और एक दो डिवाइस जैसे इंडक्टर आएगा तुम्हारा। और वैसे ही एक डिवाइस तुम्हारा यूज होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली दो पार्ट्स में ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो सेकंड हाफ होगा इसमें हम वो कैपेसिटर को सर्किट में लगा करके किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, सर्किट में ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैपेसिटर। पहले तो समझते हैं कैपेसिटर होता क्या है, और फर्स्ट पार्ट में इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है वो अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले समझना होगा कैपेसिटर होता क्या है। तो देखो यार, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो सपोज अभी तुमने जैसे देखा होगा, जैसे तुम्हारा घर में जो फैन लगा है, या फिर एसी जो होता है, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस पकड़ लो, कार की हेडलाइट हो गई। हर चीज को स्टार्ट करने के लिए कोई इनिशियल एनर्जी पहले देनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो वर्क करती है। तो वो इनिशियल एनर्जी मतलब हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब देनी पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद एक बार स्टार्ट हो गया फिर बार बार वो एनर्जी नहीं देनी। तो वो एनर्जी देने का काम कौन सा डिवाइस करता है? तुम्हारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक तरह का एनर्जी स्टोरेज का डिवाइस होता है, जिसमें हम कुछ एनर्जी स्टोर करते हैं, और जब हमें इंस्टेंटली ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस एनर्जी को यूज करके अपना अप्लायंस को वर्क करा लेते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सा मतलब है कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर के भी अलग अलग टाइप्स हैं जो तुम आगे देखोगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, वायर कैपेसिटर, और तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अलग अलग तरह के कैपेसिटर हैं। तो जो तुम्हारे मतलब ज्यादातर चीजों में जो अप्लायंसेस में यूज होता है, जो तुम्हें डेली यूज में भी दिख जाएगा कि तुम्हारे जो फैन में कैपेसिटर है, तुम्हारे एसी में जो कैपेसिटर है, वो जनरली होता है तुम्हारा ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बट जो हम सर्किट में जिस तरह के क्वेश्चन जिससे ज्यादा आते हैं तुम्हारे जेई के सिलेबस में, तो वो है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम तो सारे ही पढ़ने वाले हैं, बाकी ज्यादातर लोग बाकी सारे स्किप करके केवल पैरेलल प्लेट पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आने हैं, और जेई मेन में तो उससे बाहर से आता नहीं। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये सब नहीं आता, बट एडवांस में आता है। तो हम तो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कैपेसिटर को। तो सपोज तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। सपोज ये कुछ एक कंडक्टर है, और अभी इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब तुमने क्या किया, इस पर तुम ला करके कुछ चार्ज देने लगे इसको, ठीक है। तो चार्ज कहाँ से? इन्फिनिटी से चार्ज ला करके तुम यहाँ से दे रहे हो इस तरीके से, और इसको तुमने सपोज कुछ क्यू चार्ज दे दिया है ना, इस तरीके से। तो जब तुम इसको चार्ज कर रहे होगे, तो तुम बार बार कुछ छोटा डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से लेकर के आ रहे होगे इनफाइनाइट से, और ले आकर के इस पर रख रहे होगे, ठीक है। अब देखो, जब तुमने सबसे पहला चार्ज रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे धीरे धीरे इस पर चार्ज बढ़ेगा इस कंडक्टर पर, है ना। तो जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा, सपोज ये 1 कूलम हो गया, फिर ये 2 कूलम हो गया, इस तरीके से जब जब चार्ज बढ़ेगा तो जो तुम चार्ज इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हो, इसको कुछ रेजिस्टेंस फील होगी, है ना, क्योंकि ये रिपल्शन फील करेगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब ये चार्ज इस पर कुछ ना कुछ चार्ज जब इस पर डेवलप होने लगेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका कुछ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, है ना। तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक लाने का तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करना हो, तो वो तुम कर सकते हो, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से बॉडी पर ला करके चार्ज रखना, वही तुम्हारी पोटेंशियल की डेफिनेशन भी होती थी, ठीक है। तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे, बट इतना समझ में आ रहा है कि पहला चार्ज तो तुम रख दोगे इजिली, बट उसके बाद जैसे तुम और चार्ज लाना लगोगे तो यहाँ से उसको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स फील्ड होगा, जिसको अपोज करने के लिए तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तुम कुछ वर्क करोगे बेसिकली, तो उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन आएगा, जो वर्क एक्सटर्नल हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो हम अगर इससे मैं बोलूँ तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालो, तो वो भी तुम निकाल सकते हो, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। बट इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ से कुछ ना कुछ वर्क डन तो आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली हम इस इनफाइनाइट से ला करके इस बॉडी पर अगर हम चार्ज क्यू दे रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब जब वर्क कर रहे हैं तो फिर वो वर्क गया कहाँ? तो वो इस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो जो इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है ना, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल के फॉर्म में ये स्टोर होता रहेगा, है ना। बट उसके बाद एक लिमिट तक ही तुम इसमें चार्ज दे सकते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा चार्ज है वो बेसिकली उसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, तो एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एक चीज समझ में आई कि क्यू जो तुम्हारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है। जितना जितना तुम चार्ज बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा।
इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हुए हम लिखते हैं Q इक्वल टू सी वी। तो C क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, Q बाय वी। ठीक है, तो एट अ गिवन पोटेंशियल तुम कितना चार्ज एक बॉडी को दे पा रहे हो, एक कंडक्टर को दे पा रहे हो, वही होता है उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। ठीक है, बट एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन दिमाग में होता है कि जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है वो किसी भी बॉडी का मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो डिपेंड करता है चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। अब जो कैपेसिटेंस है, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस सेम हो सकती है, बट एक और चीज पर ये चीज डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस तो खैर उसके शेप और उसके साइज पर डिपेंड करेगी कंडक्टर के। उसके अलावा एक और चीज पर ये चीज डिपेंड करती है कि सेम कैपेसिटेंस होने के बावजूद अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिस मीडियम में तुम्हारा ये चार्ज रखा है ना, उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि तुम उस पर कितना चार्ज दे सकते हो। तो चलो अभी हम इसको देखेंगे, आगे बात करते हैं। तो पहले एक दो चीजें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो द एक्सटेंट अप टू विच अ कंडक्टर और सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द एक्सटेंट अप टू विच अ कंडक्टर और सिस्टम, अप टू विच अ कंडक्टर और सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू चार्जेस ऑन इट इज एसोसिएटेड विद द टर्म कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि बहुत सारे जो एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जब हमें इनिशियल मतलब जो है किसी भी अप्लायंस को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी एकदम से चाहिए होती है ज्यादा अमाउंट में, तो वो प्रोवाइड करने का काम ये करता है। तो वही चीज लिख लेते हैं, कैपेसिटर डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एनर्जी सडनली, जब सडनली हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोवाइड करने का ये काम करता है। इट इज नॉट अ परमानेंट एनर्जी सप्लायर। जैसे बैटरी है तुम्हारी, वो परमानेंट एनर्जी सप्लायर होती है, बट कैपेसिटर का ऐसा सीन नहीं है। ये इनिशियली बस तुरंत एनर्जी देगा और उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इट इज नॉट अ परमानेंट एनर्जी सप्लायर। ठीक है, तो ये तो सब बातें हो गई कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, बट अब बात करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जिससे तुम एक कंडक्टर को चार्ज दे सकते हो वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। ऐसा नहीं है, उससे तुम एसोसिएट कर सकते हो कि हाँ जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसको तुम ज्यादा चार्ज दे सकते हो एट अ गिवन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सपोज इस तरीके का एक कंडक्टर है ना। अब क्या होगा कि सपोज, वैसे तो हम बात कर रहे हैं जनरल, हम जो बात करते हैं कैपेसिटेंस की वो हम एयर के लिए अभी तक बात कर रहे थे। बट सपोज इसके आसपास कोई भी एक मीडियम है, ठीक है। अब ये मीडियम एयर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कुछ और होगा अगर कुछ और मीडियम होगा तो इस तरीके का मीडियम है। तो अब है क्या कि जैसे जैसे तुम इसको ला ला के चार्ज देते जाओगे, सपोज इस पर क्यू चार्ज बिल्डअप हो गया। ठीक है, अब इस क्यू की वजह से यहाँ पर इसके सराउंडिंग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसके सराउंडिंग में जो भी तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक या जो भी तुम्हारा मटेरियल है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे तो वो इस तरीके से पहले तो डाइपोल इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, उनके डाइपोल प्लस माइनस के डायरेक्शन में, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया, इस तरीके से तुम्हारे ये अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद होगा क्या, ये जो डाइपोल है ना, ये जो डाइपोल है ये बेसिकली अलाइन तो हो गए, बट अब इसके बाद तुम धीरे धीरे चार्ज को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो।
तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर भागने की कोशिश करेगा और ये इधर भागने की कोशिश करेगा। डायरेक्टली ब्रेकडाउन की हम बात वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही होगा। और एक समय के बाद ऐसा होगा कि ये इस तरीके से रप्चर हो जाएंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे। और तुम फिर उसके बाद क्या बोलोगे कि मटेरियल बिकम्स कंडक्टिंग, तो मटेरियल जो है वो कंडक्टिंग बन गया। बेसिकली उसके डाइपोल स्प्लिट हो गए, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ऐसा है कि चार्ज तो तुम देते जा रहे थे, ठीक है, बट अब डिपेंड करता है, कोई मटेरियल जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो जल्दी डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शो कर देगा, है ना। और कोई दूसरा मटेरियल जैसे एयर का डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सबसे कम होता है, तो उसका हम के जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 मानते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे कम है। उसके अलावा तुम और कोई मटेरियल लोगे, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज 5 है, 6 है, कुछ भी है, तो उसका ब्रेकडाउन उतना जल्दी होगा, तो उसको तुम उतना कम चार्ज दे पाओगे, है ना। तो उसका कैपेसिटेंस उतना कम हो जाएगा। तो केवल कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो कैपेसिटेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसके शेप और साइज पर तो डिपेंड कर रही है, बट एज वेल एज ये उसके सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है कि तुमने किस मीडियम में कंडक्टर को रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मीडियम कम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो तुम्हारा मटेरियल है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगा। वैसे इसका एक रिलेशन भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर एयर में कैपेसिटेंस सी है तो किसी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल में सी बाय के होगी। ये सब अभी भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट इतना अभी तुम समझ लो कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड कर रही है, सराउंडिंग मीडियम पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। तो तुम सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि कैपेसिटेंस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी बाय विच अ पार्टिकल कैन अ कंडक्टर कैन होल्ड एंड अ गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज। तो वो एट अ गिवन पोटेंशियल और इन अ गिवन स्पेसिफिक मीडियम, तुम्हें ये बात बोलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मीडियम कुछ और हमने चेंज किया तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस जो है वो शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, बट साथ ही साथ उसके सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज तुम लिख सकते हो। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is qualitatively defined, is qualitatively defined as its ability to hold charge, as its ability to hold charge at a given potential। तो डिफरेंट पोटेंशियल पे वो डिफरेंट चार्ज होल्ड करेगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें, क्योंकि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, वो हम बात कर चुके हैं। तो एट अ गिवन पोटेंशियल which depends on its size, shape, which depends on its यानी कि कंडक्टर के साइज, शेप and the medium in which it produces electricity, या फिर and the medium in which it is present, and the medium in which it is present। तो जिस मीडियम में है उस पर भी ये डिपेंड करेगा, ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब एक लाइन और लिखो। इट इज कॉमन मिसकंसेप्शन, कॉमन मिसकंसेप्शन that the term capacitance is the maximum capacity with which a body can store charge, is the capacity with which a body can store charge। The maximum capacity
to which a conductor can be charged depends on the dielectric breakdown strength of the medium in which the conductor is placed. तो ठीक है, यही बात थी। तो बेसिकली इस पर भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो Q इक्वल, अब हमने जो बात करी थी बेसिकली कि हमने वहां पे लिखा था कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q इक्वल टू CV हमने डिफाइन किया था, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से हमने बोला था कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो Q बाय V है। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं फॉर अ गिवन कंडक्टर। हम डिफरेंट पोटेंशियल पर चार्ज रख रख के देख लेते हैं। Q1 बाय V1, मतलब V1 पोटेंशियल पर Q1 चार्ज आया तो Q1 बाय V1 कैलकुलेट कर लेंगे। V2 पोटेंशियल पर Q2 चार्ज आया, इस तरीके से, है ना। या फिर मतलब बेसिकली Q1 चार्ज दिया तो V1 पोटेंशियल है, तो उस तरीके से Q2 चार्ज दिया तो V2 पोटेंशियल है, Q3 चार्ज दिया तो V3 पोटेंशियल है। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल करके और कैपेसिटेंस को हम प्रैक्टिकली डिफाइन कर लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैपेसिटर्स, मतलब हम किस तरीके से कैपेसिटर्स डिजाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखते हैं इसे। तो सपोज अपने पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है इस तरीके का, ठीक है। इस पर इन्फिनिटी से ला करके हमने चार्ज दिया और हमने सपोज इस पर एक क्यू चार्ज डेवलप कर दिया, इस तरीके से क्यू चार्ज इस पर हमने दे दिया। इस तरीके से अब ये चार्ज हो चुका है क्यू चार्ज से, ठीक है। तो अब हमें इसका बताना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो हमें पता है कि सी जो है वो होगा तुम्हारा क्यू बाय वी। तो हम इसका पोटेंशियल लिख लें। तो पोटेंशियल क्या होगा इस टाइम पर जब इसका क्यू चार्ज हम दे चुके हैं, ये हमें पता ही है कि 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना। सॉरी, Q/4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर होता है वी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी, यानी कि 4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा सिंपली। ये हो जाएगा आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस इस तरीके से। तो हमने उस टाइम पे पोटेंशियल लिख लिया और उसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब एक चीज और, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है ना, ये भी लिख लो। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो तुम्हारी होती है वो होती है तुम्हारी फैरेड। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगी वो बेसिकली माइक्रो फैरेड के टर्म्स में दिखेगी, इस तरीके से माइक्रो फैरेड यानी कि 10⁻⁻⁶ फैरेड की तरह, इस तरीके की क्वेश्चन, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू होती है ये, ठीक है। बट यूनिट होती है फैरेड। तो फैरेड का मतलब क्या, देखो सी इक्वल टू क्यू बाय वी है, कूलम बाय वोल्ट है। तो 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। बस ये होता है फैरेड। इस यूनिट को बोलते हैं फैरेड। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। इसी में फिर तुम्हारे आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आएंगे, कहीं जा सकते हो। कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ कंडक्टर से हमारा क्या मतलब है। तो सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है ये, और एक और ये कंडक्टर है हमारे पास, ये दोनों न्यूट्रल कंडक्टर है अभी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को उठाया और हम इसको लेकर के आए, इसके पास ले आकर के रख दिया। अब पास ले आकर के रखने से होगा क्या, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। वो क्यों, क्योंकि इन पे जो चार्ज होगा इस तरीके से चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर इस तरीके से प्लस चार्ज डेवलप होगा, है ना।
इस पर कुछ माइनस चार्ज डेवलप होगा, है ना, इस तरीके से कुछ ना कुछ। और इसके सेकंड इधर वाले हाफ में प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसके इधर वाले हाफ में कुछ माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो बेसिकली इनके बीच में फिर अट्रैक्शन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अब सपोज हम इनको पास में लेकर के आए, है ना, फिर से बना रहा हूँ नीचे, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है। अब हमने क्या किया कि कुछ प्रोसेस किया और यहाँ से क्यू चार्ज उठा करके हमने इसको दे दिया, ठीक है, इस तरीके से क्यू चार्ज उठा के इसको दे दिया। तो अब क्या होगा कि इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा क्यू, और इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस क्यू। तो अब क्योंकि इस पर क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखेगी इनके बीच में, कुछ इस तरीके की, ऐसे। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनके बीच में कैसे दिखेगी, इस तरीके से। जितनी भी लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होंगी वो यहाँ पर टर्मिनेट होंगी। तुम गॉस लॉ के लॉजिक से ये बात कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली इस पर क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर देखा जाए तो सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जब ओरिजिनेट हो रही है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगी, तो सारी एनर्जी इनके बीच में यहाँ पर स्टोर होगी। तो इस रीजन में पूरे तुम्हारी एनर्जी स्टोर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली हमने किया क्या, दो कंडक्टर्स को लाए, उनको पास पे रखा और एक से उठा करके दूसरे को कुछ क्यू चार्ज दे दिया। तो एक पर क्यू चार्ज डेवलप हो गया, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी आ गई। तो यही तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम सारे टाइप ऑफ कैपेसिटर डिजाइन करेंगे। जिसमें तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर सबसे पहले आएगा, फिर सिलिंड्रिकल, फिर वायर, फिर पैरेलल प्लेट और ऐसे ही, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से अगर हमने कर दिया, ठीक है, इस सिस्टम का आप तुम कैपेसिटेंस जरा लिखने की कोशिश करो। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू बाई डेल्टा वी, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज बोला है, इसको हमने माइनस चार्ज निगेटिवली चार्ज कंडक्टर बोला है। तो सी जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाय वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो डेल्टा वी है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम्हें एक बात पता होगी कि इसको हम बोलते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट यार, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी आर बार। इस तरीके से हम इस डेल्टा वी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैपेसिटेंस को हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्यू बाय डेल्टा वी, जो कि तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी आर बार, ठीक है। इस तरीके से हम कैपेसिटेंस सिस्टम ऑफ कंडक्टर की कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें यहाँ से दिख रही होगी क्लियरली कि जैसे जैसे हम इनको और पास लेते आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इनको और पास लाएंगे तो हमारा डी आर जो है वो डिक्रीज करेगा। डी आर डिक्रीज करेगा मतलब डेल्टा वी जो है तुम्हारा वो भी डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, तो जितना पास हम रख पाएंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस हमें मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स में हम क्या करते हैं कि दो कंडक्टर्स को पास में लेकर के आए, फिर एक से दूसरे को चार्ज ट्रांसफर किया, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने ट्रांसफर किया, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। इनकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी और इस पूरे रीजन में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और इस सिस्टम की कैपेसिटेंस हम इस तरीके से क्यू बाय डेल्टा वी से लिख लेंगे। अब डेल्टा वी को हम माइनस ई बार डॉट डी आर बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जैसे जैसे हम डी आर को कम करेंगे डेल्टा वी कम होगा और हमारा कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। तो यार अभी तक इतना समझाया, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ चुका है तो एक इरोडोव का क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। तो इतने कॉन्सेप्ट पर ही आ जाएगा बेसिकली जो अभी हमने ये पढ़ा ना, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस, तो इसी पर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन है तुम्हारा इरोडोव का, चैप्टर नंबर 3 यानी कि 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 110 यानी कि थर्ड चैप्टर का 110 क्वेश्चन नंबर। तो देखते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ, find the capacitance of a system of two identical metal balls, of a system of two identical metal balls, ठीक है, find the capacitance of a system of two identical metal balls of radius a, the distance between the axis of, sorry, गलत हो गया, ठीक है। Two identical metal balls of a radius a, if the distance between, if the distance between
if the distance between their centers is equal to b, with b much greater than a, okay, the system is located in a uniform dielectric. The system is located in a uniform dielectric with permittivity epsilon. तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा है उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक चीज इसमें और लगेगी, ठीक है, ये पता नहीं मैंने तुम्हें शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले बताई है या नहीं, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर तुम किसी भी वजह किसी भी सपोज पॉइंट चार्ज है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर में ई है ना, तो जैसे सपोज मैं पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हें बता दूं, तो पॉइंट चार्ज के लिए तुम क्या लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी वाले क्या कहते हैं रीजन में तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी ई बाय एप्सिलॉन, यानी कि तुम इसको लिख सकते हो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम किसी भी एप्सिलॉन रीजन के डाइलेक्ट्रिक में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हो, ई बाय एप्सिलॉन करके, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। या अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तो ई बाई के कर देते उस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हें बता दिया। बाकी और कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट हो तुम उसके लिए भी वैसे लिख सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ऑफ रेडियस ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज बी। तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो बेसिकली दो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं इस तरह की तुम्हारे पास, एक ये हो गई, और एक मिनट, हाँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये डुप्लीकेट बना लेता हूँ, एक मिनट, ये रहा, ये हो गई एक और, है ना, इस तरीके से दोनों रखी है। और इनका रेडियस है ए, ठीक है, ये रेडियस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रेडियस है ए, और इसके सेंटर्स को जरा ज्वाइन कर देते हैं। तो सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और इसका रेडियस है ए, ठीक है। और इन दोनों के सेंटर को जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बी दिया हुआ है। और तुम्हें एक चीज पता है कि बी जो है वो मच मच ग्रेटर देन ए है, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम किसी भी जनरल पॉइंट पर, ठीक है, सपोज, अच्छा चलो, अभी तक ऐसा है। अब हम बेसिकली इस सिस्टम ऑफ कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते थे, अभी हमने जैसे पहले थ्योरी में देखा कि दो कंडक्टर्स को हमने बहुत मतलब जब हम लाके उनको एक साथ रखा तो एक से कुछ चार्ज निकाल करके दूसरे को दिया। तो सपोज इससे मैंने कुछ क्यू चार्ज उठा करके इस पर ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज और इस पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। अब इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो यहाँ से ओरिजिनेट होंगी वो यहाँ पर जाकर के टर्मिनेट होगी, मतलब कि पहले लेफ्ट वाले स्फीयर से जो ओरिजिनेट होगी वो राइट वाले स्फीयर पे तुम्हारे टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हम इनके बीच का इसका कैपेसिटेंस लिखना चाह रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, क्यू बाई डेल्टा वी, ये भी अपने को पता है। तो डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, वो हम लिखते हैं क्या यूज करके, हम लिखते हैं डीवी इक्वल टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार, ठीक है। तो अब अगर हम इस रीजन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर हम बेसिकली होगा क्या कि बी बहुत ज्यादा है ए से, तो इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से इसकी तरफ, है ना। बट क्योंकि ये बी बहुत ज्यादा है तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हम मान सकते हैं इस डायरेक्शन में, पैरेलल लाइंस के फॉर्म में, क्योंकि बी बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली ए से, है ना। तो ये बेसिकली दोनों एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। बेसिकली इसकी अगर मैं एक, सॉरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हो गया। तो अगर ये बी बहुत ज्यादा है ए के रेस्पेक्ट में तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज रखा है, फिर यहाँ से कुछ बी दूरी पर एक और पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है। और इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग अगर हमें डेल्टा वी यहाँ पर लिखना है इन दोनों के बीच का, ठीक है, बेसिकली ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है,
तो dv इक्वल टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार लगाएंगे, तो किसी भी एक पॉइंट को मैं पकड़ लूँ इनके बीच में, सपोज कोई जनरल पॉइंट में आर डिस्टेंस पर पकड़ लूँ यहाँ से, ठीक है, ये हो गया आर डिस्टेंस पर मैंने कोई जनरल पॉइंट पकड़ लिया, है ना। तो बेसिकली इस आर डिस्टेंस वाले पॉइंट का जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस प्लस वाले की वजह से होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, और इस माइनस वाले की वजह से होगा, इसी डायरेक्शन में होगा वो भी, वो होगा तुम्हारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी माइनस आर स्क्वायर, बी माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम इसके जो है यहाँ से यहाँ तक का dv इक्वल टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार लगाने जा रहे हैं, माइनस ई बार डॉट डी आर बार। तो हम चल रहे हैं बेसिकली सपोज इस स्फीयर से स्फीयर तक, है ना। तो बेसिकली हम चल रहे हैं वन से इस अगर देखा जाए तो हम कौन से रीजन में जा रहे हैं, हम बेसिकली इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक जा रहे हैं। तो हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, अगर मैं इसको जीरो बोल रहा हूँ, तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा क्या, ए ए से लेकर के ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ तक हम जाना है, तो ये हो जाएगा बी माइनस है, क्योंकि ये टोटल बी है, यहाँ से ए वापस आ गया तो बी माइनस है। तो लिमिट देंगे हम ए से बी माइनस है, ठीक है, ये चीज समझनी थी बस। तो जो डी आर की लिमिट होगी वो होगी ए से लेकर के बी माइनस है, और ये इसका पोटेंशियल मैं सपोज V1 बोल दे रहा हूँ और इसका पोटेंशियल मैं V2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो V1 से V2 ये हो गया, तो V2 माइनस V1 तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी हमने, एक मिनट अंदर लिख देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो इसको देखते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको हमने लिमिट कहाँ से कहाँ दी है, ए से लेकर के पी माइनस ए तक, है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ए से लेकर के बी माइनस ए हमने लिमिट दे दी, इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मैं जरा इसको वी वन माइनस वी टू कर देता हूँ और माइनस हटा दूंगा इधर से। तो अब मैं जरा इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालूं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है अंदर आएगा, ये दोनों के साथ डी आर मल्टीप्लाइड था, ठीक है, अपने आप ये कर लेना। तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन बी माइनस आर का होल स्क्वायर, इसका लिमिट होगा तुम्हारा ए से लेकर के बी माइनस ए तक, ठीक है। फिर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या आएगा, -1 बाय आर, ठीक है, ये -1 बाय आर आ गया, इसकी लिमिट ए से बी माइनस है, और ये बी माइनस आर का होल स्क्वायर का क्या आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय बी माइनस आर, बेसिकली -1 बाय बी माइनस आर इंटू -1 आता है, क्योंकि आर के साथ माइनस आ रहा है, माइनस वन। तो -1 बाय वो माइनस माइनस मैंने 2 बार काट दिया, तो 1 अपॉन बी माइनस आर आएगा ये, समझ में आया। बेसिकली किया क्या है कि यहाँ पर ये आना चाहिए था इस तरीके से ही, -1 बाय बी माइनस आर, फिर ये आर के साथ -1 था, तो -1 से और मल्टीप्लाई था, तो माइनस और माइनस 2 बार माइनस आते, तो मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन बी माइनस आर। इसकी लिमिट हम कहाँ से कहाँ देंगे, ए से लेकर के बी माइनस ए, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, तो ये आएगा तुम्हारा 1 बाई ए -1 बाई बी माइनस ए, प्लस ये वाला आएगा 1 बाई बी माइनस ए, यानी कि प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई ए हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया ये, क्योंकि 1 बाई ये बी माइनस ए, तो बी माइनस बी कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ये 1 बाई ए है, ठीक है, प्लस 1 बाई बी माइनस ए, इस तरीके से तुम्हारा ये आ जाएगा। अब बी माइनस ए को क्या मैं बी लिख सकता हूँ, कि बी मच मच ग्रेटर देन ए था, तो मैं बी माइनस ए को नियरली बी मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए, और 1 बाई ए 2 बार ऐड करोगे 2 बाई ए
माइनस टू बाई बी, है ना। तो इस टू को मैं बाहर ले लूँ तो इसको लिखूंगा मैं 2q/4πε0 1/a माइनस 1/b। ये 2 से 2 काट देता हूँ। अभी हम ये डेल्टा वी लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू है तुम्हारी q/2πε0, एलसीएम लोगे ए बी, ऊपर आएगा बी माइनस ए, ठीक है। अगेन वही करेंगे कि बी माइनस ए को नियरली बी मान लेंगे। तो इसको तुम लिख सकते हो QB/2πε0 ए बी, इसमें से बी और बी काट दोगे तो डेल्टा वी की वैल्यू आ गई तुम्हारी Q/2πε0 ए। तो कैपेसिटेंस हो जाएगी तुम्हारी Q/डेल्टा वी, यानी कि Q/Q/2πε0 ए। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 2πε0 ए। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी थी जो मुझे भी थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गया था। तो वो चीज मुझे लगा पता नहीं शायद कर सकते हैं, बट वो मत करना, ठीक है। तो लिमिट तुम्हें बहुत ध्यान रखनी है कि तुम्हें लिमिट कहाँ से लेनी है। अगर तुमने यहाँ जीरो माना हुआ है तो ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी माइनस ए है, तो ए से लेकर के बी माइनस ए तुम्हें इंटीग्रेशन की लिमिट देनी है, ठीक है। जीरो से बी करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जीरो से बी का मतलब है तुमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, बट ये वाले पूरे हाफ स्फीयर में और ये वाले पूरे हाफ स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो वो चीज हम नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये वाला स्कीमेटिक मैंने बस इसलिए बनाया था ताकि तुम्हें एक आइडिया लग सके कि ये मतलब पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ही है इनके बीच में, ठीक है। इस तरीके से, बस ये समझाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से तुम अपना पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा तुम्हारा 2πε0। तो आई होप तुम्हें आज जितना बताया समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। यार अभी कुछ टाइम के लिए वीडियोस थोड़ी सी रेगुलर हो गई है, वो इसलिए यार क्योंकि मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं कॉलेज में। तो इस वजह से मेरे को टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम हो सके, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। और जितना भी इधर क्लासेस कम होंगी या वीडियोस कम आएंगे उसको मैं कवर अप करूंगा अपने एग्जाम्स के बाद। और तुम्हारा सिलेबस 100% तुम्हारे जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। तो यही कहना था मुझे। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।